बुद्धा फॉर हेलो फ्रेंड्स, बुद्धा फॉर यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। और इस पार्ट में हम लोग आर्टिकल 29 से लेकर आर्टिकल 35 तक चर्चा करेंगे। इस प्रकार से आज हम लोग का पूरा भी फंडामेंटल राइट कंप्लीट हो जाएगा और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन जहाँ से पूछे जा सकते हैं उस सभी चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 29 ये धर्म और संस्कृति से के संरक्षण से संबंधित अधिकार है। सभी नागरिकों को अपने धर्म, भाषा तथा संस्कृति के तीन चीज़ याद रखिएगा, धर्म, भाषा तथा संस्कृति। ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि इसके संरक्षण का अधिकार है। और राज्य द्वारा पूर्णतः या अंततः वित्त पोषित संस्थान रिलीजन, रेस, कास्ट या लैंग्वेज के आधार पर प्रवेश लेने से मना नहीं करेंगे। ये याद रखिएगा, ये चार आधार: रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। यहाँ पर लैंग्वेज भी डाला गया है और आप अगर कोई ऐसा संस्थान ऐसा कर रहा है तो वो गलत है। तो ये याद रखिएगा, ये चार चीज़ ये पीटी में पूछता भी है, किस किस आधार पर नहीं प्रवेश लेने से मना नहीं कर सकता। तो रिलीजन, रेस, कास्ट और लैंग्वेज। फिर है आर्टिकल 30। आर्टिकल 30 में क्या है? धर्म या भाषा पर आधारित अल्पसंख्यक अपनी, इसमें याद रखिएगा ये पीटी में पूछता है कि किन आधारों पर अल्पसंख्यकों को संविधान में बताया गया है। तो केवल दो आधार हैं, धर्म और भाषा। ठीक है। अब देखिए, इस पे आधारित अल्पसंख्यक अपनी रुचि के शिक्षा संस्थान की स्थापना तथा उसका प्रशासन कर सकेंगे। फिर था कि हम लोगों को जो संपत्ति का अधिकार हटाया गया था आर्टिकल 44 के मतलब संशोधन के द्वारा, तो ये भी संभव था कि जो अल्पसंख्यक संस्थान बना रहे हैं अपने, उसका भी सरकार अर्जन कर सकती थी। तो ऐसी परिस्थिति में वो इसमें स्पष्ट करने के लिए ये कहा गया है, यदि अल्पसंख्यक संस्थाओं का अर्जन करेगा सरकार, राज्य, तो वो जितना भी उसका जो वास्तविक रकम है वो पूरी अदा करेगा। ये आर्टिकल 44 संविधान के 44th अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। तो याद रखिएगा, ये भी पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है। राज्य किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग द्वारा प्रतिबंधित संस्था की सहायता करने में विभेद नहीं करेगा। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है उसके साथ आपका अन्याय से ये भी रोकता है। अब देखिएगा, इसमें तो पीटी के लिए इम्पोर्टेंट है ही, मेंस से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि हमारे संविधान में धर्म और संस्कृति से के संरक्षण से संबंधित कौन से अधिकार हैं, तो वो उसमें आप ये सब शामिल कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 31 ये भी बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसका हालांकि आरंभिक संबंध था संपत्ति के अधिकार से था, लेकिन 44th अमेंडमेंट के द्वारा इसे हटा दिया गया है। हालांकि संविधान संशोधन के द्वारा इस अनुच्छेद में कुछ नियम जोड़े गए हैं, जिसे निम्न रूप में देखा जा सकता है। जैसे क्या क्या है? जैसे भूमि सुधार का महत्व अनुच्छेद 14, 19 और 31 तो अब चूँकि समाप्त हो गया, संपत्ति का अधिकार से अधिक है। तो याद रखिएगा, भूमि सुधार से रिलेटेड कानून का महत्व 14 और 19 से अधिक है। फिर नवी अनुसूची में शामिल विषयों का न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं किया जा सकता, लेकिन ये गलत है, क्योंकि वामन राव में न्यायिक पुनर्विलोकन को संविधान का आधारभूत ढांचा माना गया था। तो वामन राव के कारण ये लागू नहीं होगा। अब नवी सूची में जो भी विषय उसका भी न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। तीसरा है कि आर्टिकल 39 को जो हम लोग नीति निर्देशक तत्व में पढ़ेंगे, का महत्व अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 से अधिक है। तो ये याद रखिएगा, बेसिकली दो ही इसमें प्रभाव हैं। एक तो भूमि सुधार का महत्व आर्टिकल 14 और 19 से अधिक है, दूसरा आर्टिकल 39 खो तथा गो का महत्व आर्टिकल 14 तथा आर्टिकल 19 से अधिक है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये सबसे महत्वपूर्ण है आर्टिकल। इसमें कहा गया था, अम्बेडकर ने जी ने कहा था, यदि मुझसे पूछा जाए कि संविधान में कौन सा अनुच्छेद सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, जिसका बिना संविधान निरर्थक हो जाएगा, तो मैं इसके सिवाय किसी और अनुच्छेद का नाम नहीं लूँगा। यह संविधान की आत्मा है, उसका हृदय है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था। तो अब क्यों आत्मा है वो भी देख लेते हैं हम लोग। सबसे बड़ी बात है कि यही एक जो आपका है अनुच्छेद, जिसके द्वारा मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी दी गई है सरकार के द्वारा। तो ये याद रखिएगा। प्लस है कि अधिकारों का प्रवर्तित करने के लिए क्या कर सकता है उच्चतम न्यायालय? निर्देश दे सकता है, आदेश दे सकता है या रिट निकाल सकेगा। रिट्स कौन कौन है? इसमें 4-5 प्रकार के रिट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। एक तो हेवस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्शियरी और क्यो वारंटो। इसे हिंदी में भी देखेंगे हम लोग, लेकिन इंग्लिश वाले याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हिंदी पेपर में इसका इंग्लिश नाम ही दे देता है, उसको हिंदी में लिख के दे देगा ह्यूबस कॉर्पस किस चीज़ से रिलेटेड है या मेंटामस किस चीज़ से रिलेटेड। और उससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं ये चार चीज़ से। और फिर यूपीएससी के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और फिर ये जो नॉर्मल एग्जाम है पीसीएस वगैरह में तो पूछता ही है इससे क्वेश्चन। तो इसको बहुत अच्छा से करने का ज़रूरत है। फिर संसद उच्चतम न्यायालय को रिट निकालने की शक्ति का विस्तार कर सकेगा। ये संसद कर सकेगा, कोई और राज्य का विधानमंडल नहीं। फिर अनुच्छेद 32 का निलंबन संविधान के नियमों के अनुसार होगा, अन्यथा नहीं। तो इसको संविधान सुरक्षा देता है आर्टिकल 32 को। तो ये भी याद रखिएगा आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
सबसे पहले हम लोग बात करते हैं हेबस कॉर्पस। इसका हिंदी है बंदी प्रत्यक्षीकरण। सामान्य भाषा में इसका अर्थ है कि बंदी को न्यायालय के समक्ष उपस्थित करना। अगर मान लीजिए आपको पुलिस कैद कर लेता है तो आपके या घर वाले को, और बहुत दिन तक आदमी जेल में ही है, तो और उस पर को क्या कर रहा है, पुलिस जुल्म कर रहा है या क्या कर रहा है, ये तो आपको पता नहीं चल रहा है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण से स्पष्ट हो जाता है कि जो व्यक्ति है ठीक है, सुरक्षित है। उसलिए बहुत ज़्यादा ये महत्वपूर्ण है। इस अनुच्छेद का सीधा संबंध आर्टिकल 21 द्वारा प्रदत्त प्रांत तथा दैहिक स्वतंत्रता से, इसलिए सभी रीतों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह अनुच्छेद प्राइवेट व्यक्तियों पर भी लागू होता है, तो ये भी एक चीज़ है, याद रखिएगा। अपवाद क्या क्या है इसके? वैध गिरफ्तारी, अगर किसी व्यक्ति का वैध गिरफ्तारी हुआ, विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत गिरफ्तार किया गया है, या फिर गिरफ्तार करने के 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किया गया है, तब यह लागू नहीं होगा। फिर अपराध में अभियुक्त होने के कारण या दोषसिद्ध होने के कारण किसी को कारावास में रखा गया है तो भी लागू नहीं होगा। और है कि यदि अवैध रूप से कैद करने वाला व्यक्ति न्यायालय की अधिकारिता से परे हो तो भी ये लागू नहीं होगा। सेना न्यायालय के आदेशों के विरुद्ध सामान्यतः नहीं किया जाता, लेकिन फिर भी प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन किया है तो किया जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति को संसद या न्यायालय की अवमानना के लिए निरुद्ध किया गया तो उस पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। और इसमें एक देखिए और सब जो है रिक्स, उसमें है कि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय को बराबर शक्ति दिया गया, लेकिन इसमें अगर उच्च न्यायालय द्वारा मना किया जाता है या कोई करने, तो आप उच्चतम न्यायालय भी अपील के लिए जा सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चीज़ के लिए, ये याद रखिएगा। देखिए पीटी का क्वेश्चन इससे भी पूछता है, अपवाद से क्वेश्चन पूछता है। यूजली क्या होता है, हम लोग पढ़ लेते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण किस चीज़ से रिलेटेड है, पर ये अपवाद वगैरह नहीं पढ़ते हैं। तो अब यूपीएससी वगैरह पीटी वगैरह में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता है, तो आदमी उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज हो जाता है, तो इसलिए ये अपवाद भी देख लीजिएगा आप लोग। हेबस कॉर्पस हो गया। फिर है परमादेश। परमादेश है, इसमें है कि यानी मैंडामस, इसमें न्यायालय सार्वजनिक कर्तव्यों का पालन करने का निर्देश देता है व्यक्ति को। इसमें पहले दो तीन चीज़ होते बातें हैं। पहला है कि सिद्ध करना हो कि व्यक्ति के कानूनी अधिकार से वंचित किया जा रहा है। फिर जिस व्यक्ति के विरुद्ध परमादेश दिया जा रहा है उसका कोई लोक कर्तव्य हो जो संविधान के अधिनियम द्वारा उस पर आरोपित हो। साथ ही यह भी प्रमाणित करना होगा कि व्यक्ति द्वारा कानूनी अधिकार की प्राप्ति के लिए अधिकारी के पास निवेदन किया गया है, पर बिना किसी उचित कारण के पदाधिकारी द्वारा मना कर दिया गया। अब आप आवेदन ही नहीं किए, सीधे कोर्ट जाके पहुंच गए, बोले कि भाई ये इसको हम डाले थे, ये मेरे अपने कर्तव्यों को पालन नहीं कर रहा है, आप वो अधिकारी के पास गए ही नहीं है इस चीज़ के लिए, तो वैसे झूठ मूठ का कोर्ट का समय जाया होगा, बर्बाद होगा, तो उसी लिए ये चीज़ डाला गया है। और इसमें कुछ चीज़ हैं जो देख लीजिएगा आप लोग। एक तो प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है इसे। दूसरा, यदि अधिकारी के पास विवेकाधीन शक्ति है, बहुत सारा विवेकाधीन शक्ति होता है, तो उसके विरुद्ध नहीं आया जा सकता है कि वो क्यों आपका निर्णय नहीं लिया है। जैसे कि दो व्यक्तियों के बीच किसी समझौता का पालन करने के लिए नहीं लाया जा सकता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है, किंतु प्रशासनिक कार्य से संबंधित संदर्भ में किया जा सकता है। अब एक चीज़ देखिएगा, मान लीजिए आपको किसी आप संस्था में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे आप छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लगाएं, आपको छुट्टी नहीं दिया है, तो आप उसके लिए न्यायालय पहुँच जाइएगा। तो उसको भी क्योंकि ये विवेकाधीन अधिक शक्ति है, तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि छुट्टी देना बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। उसलिए कम से कम आराम इसके तहत वो बहुत सारा चीज़ को लिमिट किया गया है। जैसे कि विवेकाधीन शक्ति है, उसके विरुद्ध नहीं लाया जा सकता है। अब कोई दो व्यक्ति आपस में समझौता किया हुआ है, अब फिर उसमें कुछ मान लीजिए कि एक व्यक्ति मुकरता है, तो इस आधार पे न्यायालय नहीं जा सकता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो गया है। हालांकि वो प्रॉपर विधि से जा सकता है कोई और तरीके से, लेकिन यहाँ पे नहीं। आगे बढ़ते हम लोग। प्रतिषेध। प्रतिषेध भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा अपने अधीनस्थ न्यायालय के लिए ऐसी परिस्थिति में जारी किया जाता है जब प्राकृतिक न्याय के संकट की अवहेलना का संकट हो, या उन्हें कुछ भी करने से रोकती है। याद रखिएगा, कुछ करने का आदेश नहीं देती है, बल्कि कुछ करने से रोकती है। मतलब ये तभी होता है जब कुछ गलत होने वाला है पर गलत वास्तव में हुआ नहीं है। ठीक है, तो केवल न्याय। और इसमें और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछता है पीटी में कि प्रतिषेध कैसे किस पे लागू होता है, तो ये केवल न्यायालय या न्यायिक पदाधिकारी के विरुद्ध ही लाया जा सकता है जब वे अपने अधिकारों का अतिक्रमण कर रहे हों और अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया हो। ठीक है, और फैसला अगर सुना देगा तो फिर क्या आएगा? उत्प्रेषण, सर्शियरी। यह रिट किसी प्राधिकारी के विरुद्ध ऐसी परिस्थिति में लाया जाता है जब उसने कोई गलत निर्णय लिया हो। ऐसी स्थिति में न्यायालय उस निर्णय को वापस करने का आदेश देती है। ये न्यायालय के विरुद्ध भी लाया जा सकता है, और गैर न्यायिक जो पदाधिकारी हैं उस पर विरुद्ध भी लाया जा सकता है।
इस प्रकार यह रिट कुछ करने का आदेश देती है। इसमें न्यायिक तथा प्रशासनिक दोनों प्रकार के अधिकारियों के विरुद्ध लाया जा सकता है। आधार क्या है? उसमें उचित अधिकारिता का अभाव हो, विधि संबंधी भूल हो, या फिर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन किया गया। उत्प्रेषण हो गया हम लोगों का। अब है अधिकार परीक्षा या क्यो वारंटो। या मतलब कि अगर कोई व्यक्ति है, वो कोई पद पे आसीन है, सार्वजनिक पद पे, और ये पता चल रहा है कि वो गलत आधारों पे लिया है, जैसे कि गलत सर्टिफिकेट दे के कोई जॉब कर रहा है, तो उसके विरुद्ध ये लाया जाता है जिसने अवैध तरीके से सार्वजनिक पद को धारण किया हुआ है। न्यायालय उस व्यक्ति को पद छोड़ने का आदेश दे सकता है। इसमें क्या क्या है? पहला तो पद सार्वजनिक हो, दूसरा किसी के प्रसाद पर्यंत ना हो, फिर नियुक्ति में संविधान के नियमों का उल्लंघन किया हुआ हो, या और एक चीज़ जो महत्वपूर्ण है, वो ऐसा आप न्यायालय को बाध्य नहीं कर सकती इसमें निर्णय दीजिए ही दीजिए, उसको हटाइए हटाइए, ये न्यायालय के विवेकाधीन अधिकार है। तो ये हो गया हम लोग का अधिकार परीक्षा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 33 ये क्या है? इस चीज़ से रिले ये देखिए, बेसिकली हम लोग युक्ति युक्त निर्बंधन का बात किए हुए थे फंडामेंटल राइट्स में, तो उसी से रिलेटेड ये भी है। अब देखिए कि मान लीजिए कि कोई पुलिस का कर्मचारी रहता है, उसको अचानक से रात को या कभी भी जाना पड़ जाता है काम से, तो वो देखता है कि, अब देखिए कि आर्टिकल 21 के तहत नींद का अधिकार भी दे दिया गया। अब रात को जा रहा है, उसको अचानक कॉल आ गया कि आपको जाना होगा, तो बोलता है कि भाई ये तो मेरा फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो, अपराध होता है, होते रहे, मैं मेरा चूँकि फंडामेंटल राइट्स है, नींद का अधिकार का उल्लंघन, तो हम नहीं जाएंगे। तो जानती थी कि हमारा जो संविधान निर्माता थे वो चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जानते थे कि कुछ कुछ ऐसे फॉल्स हो सकते हैं जिसका फंडामेंटल राइट्स को अगर आप सुरक्षित करिएगा तो जो कार्यपालिका ठीक से अपना कार्य नहीं कर पाएगी। तो ऐसे सदस्यों के लिए स्वतंत्रता को सीमित किया गया है, जैसे कि सशस्त्र बल के सदस्य हैं। अब ये सदस्य अपना जो श्रमिक संघ या फिर संघ बनाते हैं, संगम, वो भी नहीं बना सकते हैं। लोक व्यवस्था को बनाने वाले सदस्य जैसे पुलिस हो गए, महत्वपूर्ण आसूचना से संबंधित कोई सदस्य जो इम्पोर्टेंट भारत सरकार का सूचना को धारण करते हैं, या फिर इन बलों से संबंधित दूर संचार प्रणाली या क्षेत्र में नियोजित व्यक्ति भी। फिर इसमें एक चीज़ है कि आर्टिकल 33 के तहत जो भी संशोधन है और जिसमें जिस बल को इसमें शामिल करना है उसको राज्य सरकार शामिल नहीं कर पाएगी, केवल संसद ही इस चीज़ को शामिल कर सकती है। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और इसको याद रखिएगा। इसमें और एक चीज़ है कि ये जो आपका आर्टिकल 33, इसमें जो सेना के नाई, धोबी, दर्जी, ये भी हैं, उन्हें भी संघ बनाने का अधिकार नहीं है इसमें, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल 33। फिर है एक और युक्त निर्बंधन के लिए आर्टिकल 34 भी है। यह अनुच्छेद क्या करता है? संसद को शक्ति प्रदान करता है कि यदि किसी क्षेत्र में सेना विधि आरोपित हो तो यह वहाँ मौलिक अधिकारों को निलंबन कर सकेगा। वास्तव में देखिए बहुत सारे क्षेत्र है जहाँ पर सशस्त्र विद्रोह या सब के कारण आंतरिक अशांति छाया हुआ है। ऐसे समय में आप फंडामेंटल राइट्स दे दीजिएगा तो फिर उसका दुरुपयोग होगा और वहाँ पे और भी अशांति बढ़ेगा। तो कभी कभी बाध्य रूप से, हालांकि ये लोकतंत्र का उल्लंघन ही है एक प्रकार से, लेकिन कभी कभी सरकार बाध्य हो जाती है किसी स्थान पर सैनिक चीज़ लगाने के लिए, तो ऐसी सिचुएशन में वहाँ पर सैनिक के विधि लगा पाए, तो उसीलिए आर्टिकल 34 लाया गया था। और इसमें वहाँ पे जो उस समय न्यायालय भी चलेगा तो सेना न्यायालय चलता है, नॉर्मल न्यायालय नहीं। हाँ, हालांकि इसमें उसीलिए बाद में ये भी प्रोविज़न किया गया कि यदि संसद चाहे तो क्षतिपूर्ति अधिनियम पारित करके सेना विधि द्वारा जो सेना दिए गए निर्णय हैं उससे नागरिकों को मुक्त कर सकती है। और एक चीज़ है युक्त प्रतिबंधन पे जब हम लोग बात करें तो आपातकाल पे भी बात कर लेते हैं, हालांकि इस पर विस्तार से बात करेंगे हम लोग आपातकाल में। तो फिर सबसे पहले देखिए आर्टिकल 352 के तहत जो आपातकाल लगाने के बाद अनुच्छेद 358 लागू होता है और उसमें अनुच्छेद 19 द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता अपने आप समाप्त हो जाती है। दूसरा, इसके अलावा आर्टिकल 259 के द्वारा राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 तथा अनुच्छेद 21 द्वारा प्राप्त स्वतंत्रता के अलावा, हम लोग पहले भी बात किए थे इस पर, अन्य सभी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, निर्बंधित कर सकता है। जब अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं को केवल तभी निबंधित किया जा सकेगा जब आपात की उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की गई थी। एक्चुअली जो इमरजेंसी हुआ था 75-78 के बीच, तो उसमें बहुत सारे मौलिक अधिकारों का निलंबन किया गया था। उसकी सुरक्षा के लिए ये चीज़ लाया गया कि 3 चीज़ होना चाहिए, या तो युद्ध हो या बाह्य आक्रमण हो या सशस्त्र विद्रोह, तभी आपका आर्टिकल 19 सीमित किया जा सकेगा।
तो ये हो गया हम लोग का। अब लास्ट आर्टिकल, आर्टिकल 35 मौलिक अधिकारों से रिलेटेड, इसमें है कि इस अनुच्छेद के तहत संसद वैसे अपराधों के लिए दंड घोषित कर सकेगा जिससे इस भाग में दंडनीय माना गया है। जैसे कि आप देखिएगा, इसमें कोई कोई चीज़ को अपराध तो माना गया है लेकिन उसके लिए दंड का व्यवस्था नहीं किया गया था। जैसे कि अस्पृश्यता के लिए आप ले लीजिए या फिर और कोई चीज़ के लिए ले लीजिए। तो अब उस चीज़ को दंडनीय बनाने के लिए आर्टिकल 35 लाया गया है कि इसके तहत दंड बनाया जाएगा। तो ये हो गया हम लोग का लगभग पूरा फंडामेंटल राइट्स कंप्लीट। इसमें और एक चीज़ जो याद रखिएगा, जो पीटी में पूछता है कभी कि आर्टिकल कौन किस किस अनुच्छेद का संबंध है जो केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। तो आर्टिकल 15 है, 16 है। अब मान लीजिए कि विदेशी व्यक्ति आ गया आपके भारत में और बोलने लगा कि हमको भी नियोजन में भारत में हमको भी जॉब करने का अधिकार दीजिए आर्टिकल 16 के तहत, या फिर शिक्षा संस्थान में प्रॉपर अपनी भागीदारी मांग रहा है आर्टिकल 15 के तहत। तो क्या होगा, जो भारतीयों के लिए जो चीज़ है वो नहीं मिल पाएगा। और उसके अलावा उनकी जो निष्ठा है वो भी तो थोड़ी सी संदिग्ध है, वो नियोजन में आके क्या करेगा नहीं। इसलिए बहुत सारी चीज़ों में हम लोग रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। वह है 15, 16, 19 और 29 और 30 के तहत दिया गया स्वतंत्रता। क्योंकि 29 और 30 में क्या है, धर्म और भाषा और संस्कृति। अब विदेशी संस्कृति आके बोलेगा कि मुझे भी यहाँ पे संरक्षण चाहिए, तो उसमें भी इफेक्ट हो सकता है। इसलिए ये सब चीज़ केवल भारतीय नागरिकों को याद रखिएगा। आज के लिए इतना ही, और हम लोग का फंडामेंटल राइट्स खत्म हो गया है, समाप्त हो गया है। इसके बाद हम लोग जो आरंभिक जो आर्टिकल है कैसे कैसे राज्य बने हैं उस पर चर्चा करेंगे। और